हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2 से संबंधित भाग 1 यानी हिंदी भाषा का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम। आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है। जो ऑप्शंस हमारे पास है 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर और 11 जून। इसमें सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी कि हिंदी दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी जो भाषा है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। या द्रविड़ भाषा परिवार की है, या भारोपीय है, या फिर ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हिंदी जो भाषा परिवार है इसका यह भारोपीय है, यानी कुछ हिस्सा जो है इसका भारतीय भाषाओं के अंश है और जो है कुछ यूरोपीय भाषाओं से मिलते जुलते अंश है, इसलिए इसको जो है भारोपीय भाषा परिवार का अंग माना जाता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, चौथा नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। कैसे कैसे हिंदी भाषा विकास करके आज हमारे पास हिंदी के रूप में मौजूद है। तो इसके लिए चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अभी जो आधुनिक रूप में हमारे पास हिंदी मौजूद है। तो ये सबसे इसका सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक प्रश्नों को आपके पास लेकर के आएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है वह कौन सा विषय का जिक्र करता है। तो इसका 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो है वह कौन से हैं। जी हाँ, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि हिंदी जो वर्णमाला है जिसमें स्वर और व्यंजन में, तो स्वर में जो अ आ ई हमारे स्वर वर्ण है उसमें अयोग वाह कौन कौन से वर्ण हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो अंग और आह जो है यह अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी छठा नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। एक एक बेसिक से शुरू करके और हिंदी के एक एक प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे इस सीरीज में। तो वर्णमाला कहते हैं कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे जो है वर्णमाला के रूप में जाना जाता है। अर्थात इस 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्ण यानी जो स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण है उसका व्यवस्थित समूह जो है वह वर्णमाला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन कौन सी है। यानी ये जो हमारे पास वर्ण मौजूद है ऑप्शंस में, इनमें से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से होती है, कंठ ध्वनियां कौन कौन सी आएंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क और ख ये दोनों जो है वो कंठ ध्वनियां के उच्चारण में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से है। अल्प प्राण महाप्राण जो वर्ण आते हैं इनमें से अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कि क और ग जो है यह अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के व्यंजन जो है 10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यहाँ जो है यह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ज्ञा वर्ण किस दो वर्णों के संयोग से मिलकर के जो है इसका उच्चारण होता है। तो कुछ संयुक्ताक्षर है जैसे अक्ष, त्र, ज्ञा,
तो इनमें से ज्ञ वर्ण जो है वह किन किन दो वर्णों के संयोग से मिल करके बने हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 11वां नंबर प्रश्न का कि ज और यहाँ जो है ये इसके संयोग से मिल करके बने हैं ज्ञ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अघोष वर्ण कौन सा है। इन ऑप्शंस के हिसाब से जो अघोष वर्ण की श्रेणी में आएंगे तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 12वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स जो है दंत स, यह अघोष वर्ण के अंतर्गत में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर हमें चयन करना है कि अन्वेंशन जो शब्द लिखे गए हैं इसका सबसे शुद्ध वर्तनी कौन सा है, कौन सा अन्वेंशन का सबसे सही रूप है। तो इसका अगर सबसे सही रूप देखा जाए तो 13वां का ऑप्शन नंबर सी होगा कि अन्वेंशन के लिए भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। इसमें जो शब्द पुनरुत्थान है उसका शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, यानी पुनरुत्थान लिखने का जो सबसे सही तरीका है वह कौन सा होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए वो पुनरुत्थान जो लिखा है वो करेक्ट रूप में लिखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। जो हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद है उनमें से युधिष्ठिर का सबसे जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो इस पर अगर ध्यान दें तो युधिष्ठिर का जो सबसे करेक्ट वर्तनी लिखा है, जो सबसे शुद्ध वर्तनी है, वह भी ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है, यानी 15 नंबर प्रश्न का भी सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कहते कितने हैं, तो संधि को हम सभी जानते हैं कि संधि जो कहते हैं वह 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने जो है शब्द संधि के रूप में जाने जाते हैं। संधि के प्रकार यहाँ पूछा जा रहा है कितने प्रकार के संधि होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, इस प्रकार जो है कुल ऑप्शन नंबर बी यानी 3 संधि के प्रकार हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में जो है वह कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है, तो दयानंद यानी इसमें जो संधि इस्तेमाल हुआ है वह दीर्घ संधि का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दया प्लस आनंद से मिलकर दयानंद बना है, तो दोनों आ है। ये दया का आ और प्लस आनंद का आ, यहाँ दोनों आ मिल करके जो है जो संधि बना दयानंद। तो इस प्रकार यह संधि जो है वो दीर्घ संधि है, अर्थात 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सा है। सदैव, तो सदैव में जो संधि का इस्तेमाल हुआ है स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रमुख संधि के जो प्रकार है इनमें से संधि का कौन सा ये जो है रूप है सदैव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सदैव सदा प्लस एव से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह जो है स्वर संधि का प्रयोग करके सदैव शब्द को बनाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निरर्थक में कौन सा संधि विच्छेद है। तो निरर्थक जो है दोस्तों वो संधि के जो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें से विसर्ग संधि का एक प्रकार है। तो ये 19वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है कि निह प्लस अर्थक निरर्थक, यानी ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निह प्लस अर्थक निरर्थक हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। निराशा जी, तो 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि निह प्लस आशा निराशा होगा। तो इसके लिए जो सबसे सही संधि विच्छेद है वो भी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि निह प्लस आशा निराशा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि महेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। महेश का सबसे सही संधि विच्छेद इसमें कौन सा होगा। तो इसका 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह 21वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि महा
प्लस ई मिल करके महेश बनेगा। यहाँ भी जो है आ प्लस ई मिल करके यह स्वर संधि का उदाहरण है। महा प्लस ई यानी महा हा का आ और ईस का ई मिल करके दोनों जो है स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ये जो शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं, इसमें उच्चारण, दिग्गज, मन्यंतर और अधोगति, इसमें कौन सा शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका 22वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह मन्यंतर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, यानी संधि का जो तीसरा रूप है जिसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं वो इसमें से किसमें प्रयुक्त हुआ है। 23वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी में जाना जाएगा। निह प्लस चल, निश्चल के रूप में जो है यह ऑप्शन नंबर डी जो है विसर्ग संधि का इस्तेमाल इसमें हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिगंबर में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो दिगंबर जो है दिग प्लस अंबर दिगंबर के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो संधि प्रयोग होगा एक स्वर और एक व्यंजन के संयोग से बनेगा। तो इस प्रकार जो यह संधि होगा वह कौन सी संधि कहलाएगा, तो यह व्यंजन संधि कहलाएगा। सिर्फ स्वर स्वर का जब संधि होता है तो स्वर संधि कहलाता है, और स्वर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर तीनों में, यानी जब दो वर्णों का जब संयोग होता है जिसमें से एक अगर व्यंजन है या दोनों व्यंजन है तो वह व्यंजन संधि कहलाएगा। जब दोनों स्वर होगा तभी वह स्वर संधि कहलाएगा। तो यहाँ दिग प्लस अंबर में जो है दिगंबर बनेगा, दिग प्लस अंबर मिल करके। तो क जो हलंत है यह व्यंजन वर्ण है और अंबर का अ जो है यह स्वर है, लेकिन चूंकि एक स्वर और एक व्यंजन मिलकर के व्यंजन संधि का निर्माण करता है, इसलिए दिगंबर में संधि व्यंजन संधि प्रयुक्त है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन हम लोग को करना है, यानी उस शब्द में संधि जो है प्रयुक्त नहीं किया गया है। तथापि है, तदाकार है, उसके बाद जो है तदैव है, फिर तदोपरांत है। इसमें से कौन से शब्द में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो तदोपरांत शब्द में जो है वो संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। 25वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में इसे जो है प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे जो है उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में जानते हैं। कि जिस शब्द के शुरू में आकर के कोई शब्द जो है उसके अर्थ में अगर परिवर्तन कर देता है तो उस शब्द को हम लोग कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में आके अर्थ को परिवर्तन करता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर 26 का जो सही उत्तर है कि शब्द के आदि में लगेंगे, यानी शब्द के शुरू में लगेंगे उपसर्ग और फिर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर लिखते हैं एक शब्द माता यानी माँ, और उसके आगे अगर ये लगा दिया जाए वी माता, इससे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वी माता का अर्थ हो जाएगा सौतेली माँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं कि जो शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा उसे कहा जाएगा प्रत्यय, अंग्रेजी में उसे कहेंगे सफिक्स, और जो शुरू में जोड़ा जाएगा उसे कहा जाएगा उपसर्ग, और अंग्रेजी में उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स। तो इसका 27वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जी। तो 28वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की प्र उपसर्ग जो है प्रयोग करके प्रख्यात शब्द को निर्माण किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे।
यानी अनुज शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय हम लोग प्रयोग करेंगे जिससे जो है अनुज शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द के रूप में जाना जाएगा। तो अगर इस पर ध्यान दें ऑप्शंस में हम लोग कि आ प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए अनुजा, अनुज से जो है यह यहाँ पर अनुज में अनुजा आ प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द जो है यह स्त्रीवाचक हो जाता है, अनुज जो है यह पुरुषवाचक शब्द है। तो इस प्रकार जो है ये शब्द में प्रत्यय आ जोड़ने से उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन आ गया अनुज शब्द में, तो इसी को प्रत्यय कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया जाएगा। अस्पृश्य यानी जिसे छुआ जाता है और अस्पृश्य का जो है इसमें कौन सा उपसर्ग हम लोग जोड़ेंगे, यानी इसके आगे कौन सा शब्द जोड़ देंगे जिससे इसका अर्थ जो है उल्टा अर्थ हो जाएगा, अस्पृश्य का जो अर्थ है उसके उल्टा अर्थ हो जाएगा। तो इसमें 30वां नंबर प्रश्न के ऑप्शन में ध्यान दें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि अ जो अगर जोड़ देंगे हम लोग अस्पृश्य तो इससे जो है ये उसका अर्थ अस्पृश्य अस्पृश्य जो है उल्टा अर्थ में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर प्रश्न के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो आचार शब्द से पहले जब उपसर्ग जोड़ते हैं अति तो उसका अर्थ क्या हो जाता है अतिचार यानी अत्याचार। तो अति उपसर्ग जोड़ करके जो शब्द बनता है अत्याचार जिसका अर्थ हो जाता है जुल्म। तो 31वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों जो ये हिंदी के प्रश्न है ये आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी और हितकारी साबित होगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनुवाद शब्द में जो उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग 32वां नंबर प्रश्न में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि अनु जो है वाद शब्द में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब हम लोग जो है उपसर्ग प्रत्यय के बाद जो जिस पर आधारित प्रश्न देखेंगे वह समास है। समास और संधि में थोड़ा सा अंतर होता है। संधि जो है वो एक शब्द को के दो वर्ण को मिला करके संधि बनता है, यानी एक ही शब्द के दो अलग अलग वर्ण रहते हैं जिससे मिला देने से वह संधि बनता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि संधि जो है वो दो छोटे छोटे शब्दों को एक साथ मिला करके जो शब्द बन जाता है वो संधि से बनता है। लेकिन एक पूरे वाक्य के लिए जो एक छोटा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं समास। हम लोग देखेंगे इसमें समास के प्रकार कितने हैं और समास में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी हो वो सभी हम अभी देखेंगे। इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 33वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूरे वाक्य के लिए जो संक्षेप में हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको समास कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिस समास में समास के 4 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और ये कर्मधारय समास। तो इस प्रकार जो है जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है तो कौन सा समास उसे हम लोग कहते हैं। तो इस 34वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या आ जाएगा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी क्रमधारय समास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो तो वैसा समास किस समास का उदाहरण है। वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है या फिर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है या फिर द्विगु समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह समास जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है 35वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि देशांतर में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। जी देशांतर में
जो समास का प्रयोग हुआ है वह द्विगु है, तत्पुरुष है, क्रमधारी है या फिर बहुब्रीहि है। तो यहाँ पर देशांतर में ऑप्शन नंबर बी जो है कि तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दीनानाथ में कौन सा समास है। 37वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दीनानाथ जो शब्द है, दीनानाथ शब्द में जो समास का प्रयोग हुआ है वह क्रमधारी समास का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो इस 38वां नंबर शब्द प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जो समास बहुब्रीहि समास का जो शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है वह है पंचानन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में जो समास शामिल है तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो है जो समास इस्तेमाल है वह है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर शब्द में जो समास शामिल है क्रमधारी है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है। तो इस 40वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि निशाचर में जो है वो बहुब्रीहि समास प्रयोग किया गया है। 40वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने अब तक 40 प्रश्न देखे हैं। यह प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए, और यह प्रश्न पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पहला नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति का आधार पूछा जा रहा है, तो कहाँ से शब्द उत्पन्न होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेदों की संख्या है वो कुल 4 शब्द के भेद हैं, जिसमें से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 शब्द आते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रमुख भेद है या 4 प्रमुख प्रकार है उसमें यह जाने जाते हैं। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। अगला है कि संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह शब्द क्या कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण में ये पढ़ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बारे में देख रहे हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द माना गया है, एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उत्पत्ति जो शब्द संस्कृत भाषा से, चूंकि हिंदी से पुरानी भाषा संस्कृत है और हिंदी से संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो जो शब्द संस्कृत के शब्द हैं उसे हूबहू संस्कृत के शब्द को ज्यों का त्यों या हूबहू हम जब हिंदी में प्रयोग करना शुरू करते हैं तो वे सारे शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस दूसरा का सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द पहले कहते किसको हैं, जब हम ये जान जाएंगे तो तद्भव शब्द चुनना हमारे लिए आसान होगा। तद्भव शब्द जो है वैसे शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन उन्हें उस शब्दों को जो है मॉडिफाई करके यानी उसे चेंज करके जो है हिंदी में प्रयोग किया जाने लगता है, तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आता है, जैसे इसमें जो ऑप्शंस में शब्द हैं हमारे उसमें मुंह जो है वो तद्भव शब्द होगा। फिर आप कहिएगा कि बैंक क्यों नहीं होगा, तो वो हम आगे इसमें जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन और उदाहरण को देखते हुए फिर प्रश्नों को भी हल करेंगे, क्योंकि हम इस सेट में जो है आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा भी बताएंगे और उस पर प्रश्न भी आपसे कराएंगे। हम भी करें, उसका आंसर आप हमसे पहले कीजिएगा, तब जा करके जो है तैयारी अपनी बेहतर हो जाएगी। जैसे तत्सम शब्द की डेफिनेशन क्या है कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा, ये कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा के 2 शब्द तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। तो जो संस्कृत का शब्द है उसी के समान, यानी अर्थात क्या हो गया, ज्यों का त्यों। तो जिन शब्दों को संस्कृत से, मेन डिफिनेशन जो परिभाषा इसका यहाँ से है कि जिन शब्द को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं।
यहाँ से मेन परिभाषा हुआ कि जिन शब्द को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के, यानी उसमें बिना कोई चेंज किए जो शब्द संस्कृत भाषा में लिखा जाता है, उसी शब्द को जब हम हिंदी भाषा में लिखना शुरू करते हैं तो वे सारे शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, ये आग के लिए अगर हम हिंदी में अग्नि लिख रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, वो हिंदी में भी अग्नि पढ़ा जाएगा, लेकिन वो अग्नि क्या रहेगा, वो तत्सम शब्द रहेगा। आम के लिए आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि ये सारे जो शब्द हैं ये सभी संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, और इसको हम लोग हूबहू बिना इसमें कोई परिवर्तन किए हुए सीधा इसका प्रयोग हिंदी में कर देते हैं, तो ये सारे शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है कि तद्भव। तो तद्भव किसको कहेंगे कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण, यानी कुछ भी जो भी परिस्थिति रही हो और जो भी समय के हिसाब से जो परिस्थिति रही हो उसके कारण अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो, उस परिवर्तन होने के बाद जो नया शब्द बनता है वही शब्द कहलाता है तद्भव। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के प्रभाव से होकर गुजरी चली आ रही है। यानी जैसे अगर हम लोग इसका देखें कि मुख जो है यह संस्कृत का शब्द है, उसके लिए हिंदी में मुंह इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ग्राम जो है यह संस्कृत का शब्द है ग्राम, और इसके लिए हिंदी में गांव लिखना शुरू हुआ। दुग्ध जो है यह संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसके दूध लिखना शुरू हुआ। भ्रातृ जो है यह संस्कृत का शब्द है, हिंदी में अब इसे भाई लिखना शुरू हुआ। तो ये जो सारे शब्द आए कौन कौन, मुख, गांव, दूध, भाई, जिस शब्द के लिए संस्कृत में कोई और शब्द यूज हो रहा है और उस शब्द का हिंदी में कोई और शब्द यूज हो रहा है, तो ये सारे शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्योंकि मुंह का संस्कृत मुख होता है, गांव के संस्कृत में ग्राम लिखा जाता है, लेकिन हम हिंदी में गांव लिखते हैं। तो हालांकि ये सारे शब्द लिए संस्कृत से ही गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत से ही लिए गए हैं, लेकिन हम इसे हूबहू न लिख करके जो है परिस्थिति के अनुसार बदल करके अब मुख को मुंह लिखने लगे, ग्राम को गांव लिखने लगे, दुग्ध को दूध लिखने लगे। तो ये सारे शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट है देशज। देशज किसको कहते हैं, तो देशज का मतलब ही है देशी, यानी अपना स्थानीय, अपने देश में उपजा हुआ। तो वे शब्द जो स्थानीय भाषा से निकलते हैं होते हैं, ये देश के विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, यानी जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसे ही अगर हम हिंदी साहित्य में यानी हिंदी भाषा में जब लिखना शुरू कर देते हैं ना, तो वो शब्द जो है देशज शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सारे शब्द जैसे लोटा है, जो हम लोग पानी वानी रखने के लिए लोटा इस्तेमाल करते हैं, कटोरा है, डोंगा है, डिबिया है जो अंधकार दूर करने के लिए बनाते हैं, खिचड़ी है, खिड़की है, पगड़ी है, चिड़िया है, जूता है, तेंदुआ है, फुनगी है, किसी पेड़ के जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको हम लोग फुनगी कह देते हैं, कलाई है। तो ये जो सारे शब्द हैं जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम किसी ये को पेड़ की चोटी कहें तो कोई समझ पाएगा, लेकिन हम उसको ये कहें कि फुनगी, तो हो सकता है कि हमारे इलाका के अतिरिक्त ये दूसरे इलाका के लोग शायद नहीं समझ पाएँ, या हिंदी भाषा वाले इलाका के अतिरिक्त अगर दक्षिण भारत की अन्य भाषाओं वाले राज्य की बात करें तो वो फुनगी शब्द को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके लिए जो है वर्ड है वो दूसरा वर्ड है, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा से लेकर के इसे सीधा हिंदी में लिखना शुरू कर दिए। तो ये इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी देश के, चूंकि अपने देश की अगर बात की जाए भारत की, तो यहाँ जो है भारतीय संविधान में ही 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, और हर राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हैं। तो इस हिसाब से और लगभग 1600 के आसपास यहाँ बोलियाँ बोली जाती है। अब नेक्स्ट है विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द किसको कहेंगे, तो विदेशज शब्द से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये विदेश का शब्द होगा, यानी अपने भाषा का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हों और इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुतायत किया जाता है, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं से लिया जा सकता है। जैसे अगर बात किया जाए फ़कीर, तो फ़कीर जो है यह उर्दू भाषा का ये है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हिंदी में भी अब हम लोग करते हैं फ़कीर, तो ये फारसी भाषा से फ़कीर लिया गया। चश्मा है,
डॉक्टर है, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा DOCTOR से सीधा हम लोग हिंदी में डॉक्टर लिखना शुरू कर दिए। टीचर को हिंदी में ही टीचर लिख दिए। इस प्रकार से जब हम लोग टीचर को टीचर लिख देते हैं तो ये सारे शब्द जो अंग्रेजी के शब्द है, डॉक्टर हैं, टीचर है, इंजीनियर हैं, एक्टर हैं, इस सब को हम जब इंग्लिश को सीधा हिंदी में लिख देते हैं, बल्कि टीचर की जगह पे अध्यापक लिखे या डॉक्टर की जगह पे चिकित्सक लिखे तो फिर वहाँ पर जो है वो शब्द अलग होगा। लेकिन डॉक्टर को सीधा हिंदी में डॉक्टर लिखे, टीचर को सीधा हिंदी में टीचर लिखे, तो इस प्रकार के जो शब्द लिखे जाते हैं और आजकल भाषा में ये सारे शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो इन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। तो आइए कुछ और प्रश्न इस पर हम करके देखते हैं कि विदेशज शब्द में यानी तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज पर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो अब बताइए, अब उद्गम है, खेत है, कोर्ट है, अजीब है। तो यहाँ पर अजीब जो है उर्दू भाषा का शब्द है, जो ये विदेशज शब्द हो जाएगा। कोर्ट जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह भी विदेशज शब्द हो जाएगा। खेत अपने आम बोलचाल की भाषा में हम लोग खेत को प्रयोग करते हैं, देशज शब्द हो जाएगा। तो उद्गम जो है यानी आरंभ जहाँ से शुरू होता है, जिसके लिए उद्गम शब्द इस्तेमाल संस्कृत में होता है, और उद्गम हूबहू हम हिंदी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उद्गम शब्द क्या हो जाएगा, उद्गम शब्द जो है वह तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा का ए सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अपील शब्द कौन सा है, यानी अपील तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो इस पांचवा के लिए क्या हो जाएगा, अपील जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अपील का मतलब होता है कि फिर से किसी बात को लेकर के बात रखना, तो ये विदेशज शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें जो है हम आपके लिए यानी जो उत्पत्ति के आधार पर भाषा के शब्द के जो 4 रूप हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसको भी कवर कर रहे हैं और रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़ को भी आगे कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर हिंदी व्याकरण में आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सवाल है कि मगही शब्द क्या है, यानी मगही शब्द जो है वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में से कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा 6ठा नंबर प्रश्न के लिए वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह तद्भव शब्द है, यानी संस्कृत में मगधी लिखा जाता है, अब उसे मगही जो है हम हिंदी में लिखते हैं, तो ये तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया। आगे है कि संधि शब्द क्या है। संधि का अर्थ होता है एक मिलन, यानी एक दूसरे से मेल मिलाप करना। तो यहाँ पर संधि जो है यह संस्कृत से लिया गया शब्द है, सीधा हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यह तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि लोटा शब्द है। तो लोटा शब्द तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो पानी रखने, पीने या फिर मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह हम लोग की क्षेत्रीय भाषा बोली का लिया गया शब्द है, यानी यह देशज शब्द हुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कहते किसको हैं, तो तत्सम शब्द अभी हम लोग किए हैं कि जो संस्कृत से लिया गया शब्द है। तो हम देखेंगे बारात, वर्षा, हाथी, आयु, इसमें से कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो वर्षा जो है यह संस्कृत से लिया गया शब्द है, जो कि तत्सम शब्द कहलाएगा। अगर हम लोग बारिश कहें तो बारिश जो है यह उर्दू का शब्द है, तो विदेशज शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है तत्सम, तद्भव से हम लोग चयन उसको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें तद्भव शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर बैंक जो है यह तो विदेशज शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पर तद्भव क्या हो जाएगा, मुंह, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है मजिस्ट्रेट शब्द क्या है। तो मजिस्ट्रेट जो है यह बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मजिस्ट्रेट का मतलब हो गया कि न्यायाधीश जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी न्यायाधीश होता है, मजिस्ट्रेट अंग्रेजी वर्ड है, इसको हम लोग सीधा हिंदी में अब इस्तेमाल कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट लिख रहे हैं, यानी यह विदेशज शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर इसके लिए डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र, अब आगे जो आया हमारा
कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यानी अब जो हम लोग शब्द को देखेंगे वह बनावट, उसकी रचना के आधार पर शब्द किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो भी शब्द हैं वह शब्द कहलाते हैं क्या, रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द या योगरूढ़ शब्द। तो इसका यौगिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि अब देखते हैं कि बनावट के आधार पर जो शब्द के 3 रूप हैं जिसको रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ के नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जानते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। उसका भी हम लोग अभी परिभाषा देखेंगे और फिर उसके बाद जो है हम उसको रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ का पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जैसे तत्सम तद्भव पे किए हैं, ताकि कुछ भी हमारा आगे परीक्षा की दृष्टि से सब कुछ तैयारी सही रहे। रूढ़ शब्द कहते किसको हैं, तो यह एक ऐसा शब्द होता है जिन्हें अलग अलग अक्षर में विभक्त करने पर उनके अक्षर सार्थक शब्द नहीं बनाते। यानी रूढ़ शब्द ऐसा है कि जो एक शब्द बन गया उसको अगर हम लोग डिवाइड करें, तोड़ें, तो उससे नया कोई शब्द उत्पन्न नहीं होगा, वो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग शब्द देखें अगर, तो अगर को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो अ प्लस गर, न अ का अर्थ आ रहा है न गर का अर्थ आ रहा है। या अग को एक साथ कर दे अग प्लस र, तो भी कोई सार्थक अर्थ नहीं आ रहा है। अगर महल की स्थिति में देखें तो मह प्लस ल, कोई अर्थ नहीं। या फिर म जोर हल, तो यहाँ पर म का कोई अर्थ नहीं आ रहा है, हल का एक नया वर्ड बन जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो मतलब ऐसे शब्द हैं ये सब कि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो उनमें से अक्षरों का कोई सार्थक अर्थ बनता नहीं है। तो उस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर, कुर्सी, ऐनक, महल, ये सबको तोड़ने पर नया कोई, या अगर महल को तोड़े म ह ल, तो इसमें क्या नया आया, कोई नया शब्द नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार जो है ये महल का कोई अर्थ रहता नहीं है। आगे यौगिक है, तो यौगिक विज्ञान में भी पढ़े होइएगा कि यौगिक जो है वो कंपाउंड अर्थ होता है। इंग्लिश में यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। तो इसका क्या है कि 2 या 2 से अधिक, हमेशा यौगिक में यही रसायन में भी पढ़ा जाता है कि 2 या 2 से अधिक जो है तत्व के मिलने से यौगिक बनता है। तो यहाँ भी हम लोग वही पढ़ेंगे कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलने से, सार्थक यानी जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द यानी ऐसा शब्द जिसका सही अर्थ निकलता हो, उसके मिलने से जो नया शब्द बनेगा वो शब्द यौगिक कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों सार्थक शब्दों के मिलने से, यानी ऐसे कोई निरर्थक शब्द जैसे हम बोले कि ह आ ल, तो ये निरर्थक ये है, इसको मतलब नहीं बनाया जा सकता है पन प्लस घट, तो मिलके पनघट तो वर्ड बनेगा, लेकिन पन और घट का कोई मानी निकलेगा नहीं, तो वो सार्थक नहीं हुआ। पन और घट सार्थक नहीं हुआ। तो जहाँ सार्थक शब्दों का समूह होगा और एक साथ मिलेगा वही शब्द यौगिक कहलाएगा। जैसे विद्यालय 2 सार्थक शब्द कौन कौन है, विद्या प्लस आलय, आलय का अर्थ होता है जगह, यानी विद्या हासिल करने का जो जगह है वो विद्यालय कहलाएगा। विद्या एक अपने में आप में शब्द है और आलय भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जगह। तो विद्यालय उस वैसे जगहों को कहा गया जो जहाँ जाकर के हम शिक्षा हासिल करते हैं, विद्या हासिल करते हैं। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र हुआ। रवि का अर्थ होता है प्रकाश, इंद्र का भी अपना एक अर्थ है। तो इस प्रकार रविंद्र जो शब्द होगा वो यौगिक शब्द होगा, क्योंकि ये 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। तो 2 या 2 से अधिक भी सार्थक शब्दों का समूह हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यौगिक शब्द। नेक्स्ट है योगरूढ़ शब्द, जो बनावट की दृष्टि से शब्दों का जो रूप है उसका जो तीसरा रूप है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द का तात्पर्य ऐसे शब्दों से होता है जो 2 शब्दों के मिलकर बनता है, लेकिन बनने के बाद अन्य किसी तीसरे अर्थ बताने लगता है। यानी 2 शब्द से मिलकर के बना, लेकिन जब बना, जैसे नील प्लस कंठ, तो नील एक शब्द है और कंठ भी एक शब्द है, लेकिन इस शब्द से जब बना नीलकंठ तो फिर एक तीसरे का अर्थ बताने लगा। यानी नीलकंठ का अर्थ हो गया महादेव, जो नीला है, जिस कंठ जिसका, नीलकंठ महादेव के लिए कहा जाता है। दशानन रावण के लिए कहा जाता है। दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 है जिसका सर। गिरिधर जो है यह कृष्ण जी के लिए कहा जाता है। पर्वत को जो धारण करते हैं, गिरिधर, गिरि माने होता है पहाड़, पर्वत,
तो गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला, लंबोदर यानी लंबा है पेट जिसका, यह गणेश जी के लिए आता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, यह शिव जी के लिए आता है। तो इस प्रकार यानी ये जो सारे शब्द हैं नीलकंठ, दशानन, गिरिधर, लंबोदर, त्रिनेत्र, ये सारे शब्द 2 सार्थक शब्दों के समूह से बना है। लेकिन जब ये शब्द बने हैं तो इसका अर्थ ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस प्रकार जो है ये सारे शब्द जो है यॉगरूट शब्द कहलाएंगे। हम दोस्तों इस पर भी कुछ प्रश्न को करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपका बाकी नहीं रहे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। सवाल है कि निम्न में से कौन रूट शब्द है, यानी हमको ऐसे शब्द को खोजना है कि जिसको हम अलग अलग करेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ बचेगा नहीं। तो इसमें वाचनालय है, समतल है, सम प्लस तल अलग अलग हो सकता है, विद्यालय हो सकता है। लेकिन पशु एक ऐसा शब्द है जिसको अलग करेंगे तो प प्लस शु इसका कोई अर्थ बनेगा ही नहीं। तो पशु शब्द जो है वो रूट शब्द का कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द यॉगरूढ़ है, यानी पवित्र, पाक साफ वाला, कुशल, विनिमय, जलज। तो यहाँ पर शब्द रचना के हिसाब से अगर ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शंस को, तो इसमें जलज जो है यानी जल में पलने वाला जो पौधा है तो वो जलज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है यह शब्द यॉगरूढ़ शब्द के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन यौगिक शब्द है, यानी किस शब्द में 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का समूह मिला है। तो अगर ध्यान से देखिए, लेखक, पुस्तक और योगी को छोड़ के विद्यालय को अगर देखा जाए तो विद्या प्लस आलय यानी विद्या हासिल करने का जगह विद्यालय यौगिक शब्द हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है कि जिस शब्द से कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द से कई सार्थक खंड हो सके यानी ऐसा खंड हो जिसका अर्थ हम सही से बता सकें उसको कहते हैं क्या, 16 का ऑप्शन नंबर बी यानी यौगिक शब्द कहते हैं। सार्थक खंड नहीं होगा तो रूट शब्द कहलाएगा और यॉगरूढ़ जो है वो 2 शब्दों का ऐसा समूह होगा जो एक तीसरा अर्थ देता होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 17 कि कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल जो है यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें क मल कमल, इसको अगर अलग करते हैं तो क प्लस मल फिर भी कोई शब्द नहीं बन रहा है, या क म ल करते हैं तो भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार यह रूट शब्द आ जाएगा, यानी 17वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो पाकशाला यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा इसको शब्द को विभेद करें तो पाकशाला यानी ऐसा जगह जहाँ पर जो है खाना बनाने का कार्य होता हो उसको पाकशाला के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह यौगिक शब्द है, क्योंकि पाक मतलब खाने से संबंधित सामान और शाला पाकशाला जहाँ खाना बनाया जाता है, रसोई घर के लिए पाकशाला भी इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार यह यौगिक शब्द हो गया। नेक्स्ट है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन जिसको 10 सर वाले जो रावण के लिए इस्तेमाल होता है दशानन, तो यह इसका अर्थ ही अलग है, 10 सर वाला दशानन कहलाएगा। लेकिन चूंकि यह तीसरा रावण के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, यह यॉगरूढ़ शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रूट शब्द है। तो रूट शब्द अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ जो है 20वां का डी हो जाएगा कि पशु जो है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें पर कौन सा कारक है। तो इसमें जो पर है यह कारक जो है के जो 8 ये हैं और उसके विभक्ति चिन्ह उसको हम लोगों ने दूसरे सेट में कराया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप वो सेट हमारा नहीं देखे हैं तो आप यहां से भी उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं यानी यहाँ पर जो कारक बन रहा है वो अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर डी पहला नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है
कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में जो से है वह कौन सा कारक है? घर से बाहर गया, तो यहाँ पर जो से कारक है वो कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, आपादान। तो इसमें जो है वो आपादान कारक है, अलग होने के केस में बात हो रही है, यानी घर से बाहर गया, घर से अलग होकर के वह बाहर गया तो आपादान कारक कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए भी, दूसरा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो कौन सा है? तो अगर हम लोग व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द की उल्लेख करें तो यह जो है प्रेम एक भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि प्रेम से ऐसा कोई विशेषता या उसकी कोई कार्य होने का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेम जो है वो एक भावनात्मक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तीसरा नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि संज्ञा जो है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 5 प्रमुख भेद हैं हिंदी में। पहला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में अगर बोले तो पर्सनल नाउन कहेंगे, और दूसरा जो है फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा जिससे खास जाति का बोध, खास मतलब व्यक्ति, खास स्थान का बोध हो, जैसे अगर हम लोग स्थान में दिल्ली कहें, खास जगह में आगरा कहें, ताजमहल कहें, और कोई भी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सीता, तो ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समूहवाचक दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध हो जो है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि लड़का या फिर लड़की या आदमी, तो इससे उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि भारतीय क्रिकेट टीम, तो जो कि एक समूहवाचक संज्ञा है। और उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको नापा तोला जा सके, गिना ना जा सके, तेल है, मसाला है, चावल है। और एक भाववाचक संज्ञा है जिसे केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो उसी में आएगा प्रेम, जो कि भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऐसा शब्द जो स्त्रीलिंग के रूप में पता चले वह कौन सा शब्द है? तो शब्दों के तो जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जनरली बांटा गया है। तो ये चौथा जो हमारे पास प्रश्न है, इसके जो ऑप्शंस मौजूद है उसमें से जो मृत्यु शब्द है, उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प को छोड़ करके मृत्यु जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द का बोध हो रहा है मृत्यु से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है चौथा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कौन सा है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये ऑप्शंस में कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाएगा? तो 5वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा? अगर हम लोग 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखें तो इसमें निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, तो क्या, कुछ और कौन, इस तीनों से कोई भी चीज़ निश्चित होने का बोध नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं, यह सर्वनाम लगा करके कहते हैं कि यह कलम है या यह कॉपी है, तो यह इससे क्या हो रहा है कि उसके निश्चित होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार निश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कहते हैं किसे? तो सर्वनाम का इंग्लिश हो गया प्रोनाउन, जिसको हम लोग संज्ञा या दूसरे सर्वनाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग सर्वनाम के रूप में जानते हैं। तो यह जो है जिससे निश्चित होने का बोध हो रहा है, क्या है, कुछ, कौन, ये सब जो है ये निश्चित नहीं है, लेकिन यह कलम है, यह कॉपी है, इसे निश्चित होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा कि इनमें से विशेषण को चुनिए। विशेषण से हम लोगों को क्या है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहेंगे, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द से जो है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो यहाँ पर अगर विशेषण की बात की जाए तो कौन सा विशेषण है? भलाई है, मिठास है, स्वयं और थोड़ा। तो इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण छठा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना है। थोड़ा, अधिक, ये जो है उसके विशेषण के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी जिस शब्द से हमें किसी क्रिया के करने या होने का पता चलता है, जिससे काम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वह कौन सा शब्द है?
तो 7वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि काम का नाम बताने वाले शब्द को कहा जाता है कौन सा? क्रिया कहते हैं। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के या स्थान के नाम को सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त हो और जिससे काम का पता चले उसको कहते हैं हम लोग क्रिया। अर्थात 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस काल में भूतकालिक जो भेद है वो कौन सा इंगित हो रहा है? मैं खाना खा चुका हूँ। तो अगर हम लोग काल देखें जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर उसके बाद जो है काल के सभी काल के 4 भेद हैं। तो उसमें से जो है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत। तो यो मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें से जो भूतकाल का यह कौन सा भूतकालिक ये भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण भूत है, यानी यहाँ पर जो काम है वह कंप्लीट हो चुका है पहले ही। मैं खाना खा चुका हूँ तो ये कंप्लीट हो चुका है, अर्थात ये पूर्ण भूत में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण की सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल कहते हैं कि हैबिट्स को, जैसे जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे अंग्रेजी में इसे, हैबिट मैं खाना खाता हूँ, वह स्कूल जाता है। तो इसी प्रकार जिसके अंत में ता है, ती है, तू हूँ लगा रहता है वो सामान्य वर्तमान काल में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे शब्द जो आएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। अर्थात यहाँ पर जो है कि वह कलकत्ता जाता है, तो ये जो शब्द है ता है इसके अंत में लगा है, तो यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। सामान्य वर्तमान काल को पहचानने का जो तरीका है वो यही है कि जिस वाक्य के अंत में जो कंप्लीट होता है, ता है, ती है लगे रहते हैं, तो उसे हम लोग मानते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी ऑप्शन नंबर सामान्य वर्तमान काल में है। ऑप्शन नंबर डी 9वां नंबर प्रश्न का वह करेक्ट आंसर होगा। एक भी प्रश्न हम लोग से छूटना नहीं चाहिए। और हिंदी के आधार पर जो है हम आपको अंग्रेजी ग्रामर के जो 9 प्रश्न होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इसकी बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो क्रिया के जो सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसे भी हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। इसमें कौन से वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? फिलहाल यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ज्योति रोती है। आइए हम आपको क्लियर करते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या डिफरेंस है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहते हैं कि उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करेगा तो वहां क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। या दूसरे शब्दों में जब हम किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वह सकर्मक क्रिया है। तो अब पीछे थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग पीछे देख लेते हैं। यहाँ पर ज्योति रोती है तो कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है। लेकिन उसके अन्य वाक्यों में अगर हम लोग देखेंगे कि श्याम भात खाता है तो श्याम कर्ता है, खाना क्रिया है और भात खा रहा है ये कर्म है। मैं उसे पुस्तक दिया तो देना जो है यह क्रिया है, मैं उसे दिया है और पुस्तक दिया है तो यहाँ पर भी है, तो उसकी तो ये क्रिया और उसकी कमीज है तो इसमें तो कोई क्रिया है ही नहीं। तो इस प्रकार ज्योति रोती है यही अकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन अगर हम तो ये सकर्मक क्रिया क्लियर हो गया कि जिसमें कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो, तीनों जब उपस्थित होगा तो वह सकर्मक क्रिया होगा। अब अकर्मक क्रिया को देखते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि जैसे नाम से ही पता चला कि अकर्मक यानी कर्म की जो है वह उपस्थित नहीं है, कर्म की अनुपस्थिति है। कर्ता होगा और क्रिया होगा, वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो। अकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका क्या होगा हमारा कि वाक्य के अंतर्गत जो है वो कर्ता भी हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। याद रखेंगे, जिसमें कर्ता भी हो और कर्म भी, क्रिया भी हो और कर्म नहीं हो।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में विकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत जो शब्द के जो 8 भेद हैं, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 जो इंग्लिश ग्रामर में है, जिसे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। तो इसमें से जो ये 4 को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है। किन 4 को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है? तो विकारी शब्दों के अंतर्गत जो जिन्हें रखा गया है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों जो है शब्द के भेद 8 में से इन चारों को जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा, इन चारों को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अविकारी शब्द कौन सा है? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तो जो है विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द की बात अगर होगी तो यहाँ पर जो तीनों है ऊपर का, ये तीनों विकारी है, तो इसको छोड़ करके बात होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि अवयव जो है, अव्यय यह जो है अविकारी शब्द है। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है। अवयव के कितने भेद हैं? तो अव्यय के जो है वो 4 भेद हैं। अव्यय के 4 भेद हैं, अर्थात 13वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी कि अव्यय के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमा अवस्था कौन सा होगा? विरहत जो विशेषण शब्द है, इसका जो शुद्ध उत्तमा अवस्था है, यानी उसमें तम लग करके कौन सा शब्द बनेगा? 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह क्या है? विरहत्तर होगा, विरहत्तम होगा, विरहत्तम या विरहत्तर। इसमें जो शुद्ध ये है वह कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि विरहत्तम जो है यह विरहत शब्द का, विरहत विशेषण का शुद्ध उत्तमा अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? जो कारक के 8 विभक्ति चिन्ह को हम लोग पढ़े थे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, अधिकरण, संबंध कारक के लिए कौन सा चिन्ह यहाँ पर आएगा? तो इसके लिए संबंध कारक का का के की भी होता है और रा रे री भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर का के की नहीं है, संबंध का के की। तो यहाँ पर जो रा रे री है यह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह के रूप में जाना जाएगा, अर्थात 15वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है वह, तो पहली बात है कि वह वर्तमान काल में आएगा। 3 प्रकार के जो काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसमें जो क्रिया अभी हो रही है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब चूंकि क्रिया अभी हो रही है, संपन्न हुई नहीं है, तो वह कौन सा आ जाएगा? अपूर्ण वर्तमान, यानी जो ऐसा क्रिया जो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है, अभी चल ही रहा है, तो हम लोग उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? उसको रखा जाएगा अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत, यानी वह क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गरीबों को वस्त्र दो। यहाँ पर जो शब्द है गरीबों को वस्त्र दो, इस शब्द में कारक कौन सा है? गरीबों को वस्त्र दो, को जो है यह विभक्ति चिन्ह है और इस को विभक्ति चिन्ह से हम लोग को कारक का पता लगाना है। को विभक्ति चिन्ह से कारक का पता लगाना है। कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ पर वस्त्र दिया जा रहा है जो कि एक कर्म किया जा रहा है। गरीबों में वस्त्र का वितरण करना क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर कर्ता नहीं बल्कि कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर डी 17वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, रेखांकित में विशेषण है। ये जो लीटर है ये कौन सा विशेषण है? आधा लीटर, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, केवल लीटर का जो है विशेषण पूछा जा रहा है। आधा जो आता वो तो संख्यावाचक हो जाता, लेकिन आधा, एक, संपूर्ण, तो यहाँ पर लीटर की बात है तो लीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी लीटर, मीटर अगर रहे, केजी, तो इससे क्या है कि उसके मात्रा का पता चल रहा है, परिमाण का पता चल रहा है उसका। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि आधा लीटर में अगर आधा लीटर रहता तो फिर वो संख्यावाचक में हो जाता। 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन आधा छोड़ करके केवल हमसे पूछा क्या जा रहा है? मेन हमको प्रश्नों के ये पर ध्यान देना है कि प्रश्न हमसे पूछे किस प्रकार के जा रहे हैं। अगर हम लोग प्रश्न के
पूछे जाने का अर्थ समझ रहे हैं तो फिर हमारा आंसर करना, उत्तर कर पाना बहुत ही आसान होगा और हमसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का इसीलिए परिमाणवाचक होगा क्योंकि यहाँ पर लीटर की बात हो रही है, न कि आधा लीटर, और आधा लीटर पूछ दिया होता तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल जो है यह बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो यहाँ पर बूंद बूंद जो शब्द है इस वाक्य में, यह कौन सा शब्द है? नल जो है बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो नल जो बूंद बूंद करके टपक रहा है, यह बूंद बूंद शब्द जो है वह एडवर्ब है, यानी हम लोग इसे कहेंगे कि यह जो है वह क्रिया विशेषण है। एक तो बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो बूंद बूंद शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाएगा। टपकना जो है ये क्रिया है और यहाँ पर बूंद बूंद करके टपक रहा है, क्रिया विशेषण शब्द हो गया। अर्थात 19वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर हो गया वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि नल बूंद बूंद करके टपक रहा है, यह एक क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया जो है निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया है, इसमें पहुंच गया वह कौन से क्रिया का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है घर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो अपादान कारक जो है वो अपादान कारक किसी चीज से अलग होने के केस में होता है। जैसे अगर कहें कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग होता है, तो से के सब जो है वो अपादान है। अपादान कारक कैसे कहते हैं कि जब किसी चीज से, एक चीज से दूसरा चीज जब अलग होता है, वहां पर जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है वह अपादान कारक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि से जो है वो विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का है। कि उदाहरण अभी हम लोग देखे हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, वह घर से बाहर गया, तो से जो है यहाँ पर वह अपादान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद के रूप में जाना जाता है। अर्थात 22वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो क्या जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? 3 प्रकार के शब्द फिर से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इस 23वां नंबर प्रश्न में जो रूढ़ शब्द हैं इनमें से ऑप्शंस में से अगर हम लोग देखें ध्यान से तो वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि पशु शब्द जो है वह एक रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जी हाँ दोस्तों, 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि शब्द रचना के आधार पर यहाँ जो योग रूढ़ शब्द है वो जलज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर अभी भी आप चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 25वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? यहाँ पर जो रूढ़ शब्द हमें याद करने हैं 25वां नंबर क्वेश्चन में, यहाँ वैभव जो है यह एक रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? शब्द को जो है इस 4 वर्ग में बांटा गया है। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्दावली हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उसे तत्सम के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार तद्भव है कि संस्कृत के शब्दों को मॉडिफाई करके उसे चेंज करके थोड़ा बहुत और फिर उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, वो तद्भव शब्द कहलाता है। देशज शब्द जो अपने देश की उत्पत्ति है और देश में बोले गए शब्दों को अब जब भाषा में प्रयुक्त होने लगा है तो वह शब्द जो है वो देशज शब्द है। और विदेशज है कि कोई विदेशी भाषा का शब्द का हूबहू अगर हम लोग हिंदी में प्रयोग करें, जैसे डॉक्टर को अगर हम लोग देवनागरी लिपि में डॉक्टर लिखते हैं तो ये जो है डॉक्टर को ऐसे देवनागरी लिपि में हम लोग अगर डॉक्टर लिखें तो यहाँ पर जो है यह शब्द विदेशज के रूप में जाना जाएगा। तो इस परीक्षा जो है इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए यानी तत्सम है जो कि संस्कृत के शब्द है जिसे हूबहू यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन से हैं? जी हाँ, तो 27वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यौगिक शब्द जो है वो विद्यालय है, ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का हमको चयन करना है, यानी ऐसा शब्द जो कि संस्कृत के शब्द है उसे मॉडिफाई करके प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, मॉडिफाई करके उसे हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। तो वह शब्द है मुंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मुख जो है वो होगा तत्सम शब्द और उसे मॉडिफाई करके मुंह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तद्भव शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि वह जिस शब्द से कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द का सार्थक खंड हो पाता है वह यौगिक कहलाता है। विज्ञान में जो यौगिक है कि दो या दो से अधिक की जो तत्वों का समूह यौगिक कहलाता है, उसी प्रकार दो या दो से जो दो शब्दों का जो सार्थक खंड किए जाने वाले शब्द का समूह है वह यौगिक शब्द कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 29वां का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, तो जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता है यानी वह शब्द किस शब्द से आए हैं, वह संस्कृत से आए हैं या संस्कृत के शब्दों को मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी विदेशी भाषा के शब्द है। तो संस्कृत के शब्द हैं तो तत्सम, मॉडिफाई किया गया तद्भव, और जो देश में उत्पन्न है जिसका कोई ये नहीं है तो वह शब्द कहलाता है देशज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि देशज शब्द के उत्पत्ति का हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं, जो कि यह चौथा प्रैक्टिस सेट था हिंदी का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।